हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज़ द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर हैविंग 2 इंटू 10 की पावर -7 एंड 3 इंटू 10 की पावर -7 गुलाम का चार्ज है जो कहाँ पे रखा हुआ है। उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर इन एयर। मतलब दो चार्जेस हैं, मान लीजिए ये दो छोटे छोटे स्फेयर हैं, इनके ऊपर कितना चार्जेस है, एक पे कितना है 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम और दूसरे पे चार्ज कितना है 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। ये दो छोटे छोटे स्फेयर्स हैं, इन पे कुछ चार्जेस हैं, उन चार्जेस की वैल्यू आपको गिवन है। ये दोनों कहाँ रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं। इनके बीच की आपको डिस्टेंस कितनी गिवन है, 30 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, अब आपसे पूछ रहा है कि इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा और किस टाइप का फोर्स लगेगा। ओके, यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन। क्वेश्चन में आपका क्या क्या गिवन है। फिजिक्स के कोई भी क्वेश्चन हो, आप सबसे पहले उसमें आप ये देखेंगे कि कौन सा डेटा आपको गिवन है। गिवन में आपको क्या गिवन है, सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे। देखिए पहले वाले स्फेयर पे आपका कितना चार्ज है, 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। यहाँ पे कूलाम होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लिखेंगे Q1 इक्वल्स टू 2 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। ओके, ये आपका चार्ज किस पे आ गया, पहले स्फेयर पे, मीन्स Q1। फिर अगला बात करते हैं कि Q2 आपका कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -7 कूलाम। ओके, अब फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर। डिस्टेंस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे। आर कितनी है, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डिस्टेंस आपके सेंटीमीटर में दी है, इसलिए हम लोग इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, 1 मीटर में आपका होता है 100 सेंटीमीटर। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपको क्या है, सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर से आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसलिए आपका ये कितना हो जाएगा, आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 की पावर -2 मीटर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, इस वैल्यू से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 30 को, तो ये आपकी जो रेडियस हो जाएगी वो 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो आपकी ये रेडियस आ गई। और यहाँ पे Q1 मेरे पास गिवन है, Q2 यहाँ पे गिवन है। Q1 और Q2 हुआ है मेरे पास, और यहाँ पे R भी आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो होता है F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स को फाइंड करने के लिए बिटवीन टू चार्जेस। अंडरस्टैंड। यहाँ पे आप लिखोगे F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 9 इंटू 10 की पावर 9। अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी हो जाएगी, 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू कितनी है हमारी, 2 इंटू 10 की पावर -7। Q1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू 10 की पावर -7। अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे Q2 कितना है हमारा, 3 इंटू Q2 हमारा कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -7। नेक्स्ट है यहाँ पे आर स्क्वायर मतलब रेडियस, तो रेडियस हमारी कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर मतलब 30 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आपका जो फोर्स आएगा निकल के, वो आपका फोर्स कितना आएगा, F इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आएगा आपका फोर्स, वो आपका फोर्स कितना आएगा, F इक्वल्स टू 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अंडरस्टैंड। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन देखते ही आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखना है कि दो चार्जेस की बात हो रही है कि दो छोटे छोटे स्फेयर हैं, उन पे क्या है, मतलब कुछ चार्जेस है। एक पे चार्ज Q1 है, दूसरे पे चार्ज कितना है, Q2 है। उनकी मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। यहाँ पे आपको गिवन है ना दो चार्जेस, उसके बाद आपको क्या उसमें बोला कि डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस आपको यहाँ पे पता चल गई कितनी है, 30 सेंटीमीटर। लेकिन क्वेश्चन में आपको इसको मीटर में पुट करना पड़ेगा। ओके, तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बट यहाँ पे आपकी वैल्यू सेंटीमीटर में, तो इसलिए आप इसको क्या किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10 की पावर -2 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटीमीटर को अब 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग राइट कर देंगे और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दिए। आप इसको सॉल्व करेंगे तो F इक्वल्स टू कितना आएगा आपको, 6 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया। अब आपसे यहाँ पे नेचर भी पूछ सकता है, तो अगर आपसे नेचर पूछता है फोर्स का कि कैसा नेचर है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिपल्सिव नेचर है। कौन सा नेचर है आपका, रिपल्सिव। मैं यहाँ पे राइट कर दे रहा हूँ। ओके, कौन सा नेचर है आपका, रिपल्सिव। अगर आपसे बोलता है कि फोर्स का नेचर कैसा है, तो आप बताएंगे रिपल्सिव इन नेचर। अंडरस्टैंड। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमसे, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज
माइनस 0.8 माइक्रोकुलाम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक दो छोटे छोटे स्मॉल स्फीयर हैं, उन पे चार्जेस हैं, एक पे चार्ज कितना है 0.4 माइक्रोकुलाम, दूसरे पे कितना है माइनस 0.8 माइक्रोकुलाम, जो कहाँ पे रखे हुए हैं एयर में है। तो उन पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है लग रहा है, मतलब जो फोर्स लग रहा है उन पे वो कितना है 0.2 न्यूटन का। तो आपको उनके बीच में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू स्फीयर, आपको उनके बीच की डिस्टेंस बतानी। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट, कह रहे हैं कि सेकंड की वजह से फर्स्ट पे आपका कितना चार्ज लग रहा है। ये जो आपको चार्ज गिवन है वो पहले वाले स्फीयर की वजह से दूसरे वाले स्फीयर पे कितना लग रहा है वो आपको गिवन है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर, सेकंड वाले स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा पहले वाले की वजह से। यहाँ पे जो आपको चार्ज गिवन है, सॉरी फोर्स गिवन है, वो आपको पहले वाले पे कितना लग रहा है दूसरे वाले की वजह से, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड। बट यहाँ से आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू फर्स्ट। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में आपको क्या गिवन है, फोर्स ड्यू टू सेकंड स्फीयर ऑन फर्स्ट स्फीयर, पहले वाले पे कितना फोर्स लग रहा है दूसरे वाले स्फीयर के कंपेयर में। जिस पे फोर्स लगता है उसको पहले लिखते हैं वन, मतलब वन वाले पहले वाले स्फीयर पे कितना फोर्स लग रहा है दूसरे वाले स्फीयर के कंपेयर में, वो कितना है आपका 0.2 न्यूटन। यहाँ पे देखिए आपको वैल्यू गिवन है ना 0.2 न्यूटन। अंडरस्टैंड। बात करते हैं Q1 आपका कितना है, Q1 है आपका 0.4 माइक्रोकुलाम है। तो माइक्रोकुलाम 1 माइक्रोकुलाम इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -6 कुलाम। तो इसको आप कुलाम में कन्वर्ट करेंगे तो Q1 आपका कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम। अंडरस्टैंड, ये आपके कूलम में आ जाएगा Q1। इसी तरह हम लोग Q2 फाइंड करेंगे तो Q2 आपका कितना हो जाएगा, माइनस का कितना गिवन है आपको, माइनस का 0.8 इंटू 10 की पावर -6 कुलाम, क्योंकि वो भी तो माइक्रो कुलाम में गिवन है। यहाँ पे ये देखिए -0.8 माइक्रो कुलाम में आपको गिवन है। इसको आप कुलाम में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -6 कुलाम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ये Q2 आ गया। ओके, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए F12 इसका मतलब है कि फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड, विच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला होता है। अगर मैं यहाँ से R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ, इसको इधर भेज दूँ और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में ना तो इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और इसको मैं यहाँ पे सेंड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा R स्क्वायर। अगर मुझे R स्क्वायर निकालना है तो R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन F1 इंटू 2। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया। मैंने बस क्या किया कि R स्क्वायर यहाँ डिवाइड में है ना डिनोमिनेटर में, तो ये राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा जब R स्क्वायर के साथ, तो यहाँ पे इसकी प्लेस पे ये आ जाएगा। अंडरस्टैंड, इतना समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट R स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी बताई थी मैंने, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी है आपकी 0.4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू Q2 की वैल्यू कितनी है 0.8 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन यहाँ पे F12 कितना है आपका, फोर्स ऑन फर्स्ट स्फीयर ड्यू टू सेकंड, कितना है आपका 0.2। अब आप यहाँ से R स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका टोटल आएगा 14.4 इंटू 10 की पावर -3। वन डिजिट आप इसको इधर शिफ्ट कर दो तो R स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 1.44 इंटू 10 की पावर -2। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप कर लीजिएगा। ओके, ईजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे आएगा आपका R इक्वल्स टू 1.2, यहाँ पे जो फाइनल आंसर है वो आपका आएगा, यहाँ पे स्क्वायर है ना इधर आके रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आपका ये आएगा R इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। मीन्स ये आपका टोटल फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा आपका 12 मीटर। तो इन दोनों के बीच की जो रेडियस आ गई वो कितनी आ गई 12 मीटर। अंडरस्टैंड, इतना आपको क्लियर हो गया। पार्ट सेकंड में हमसे क्या कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। एक बात बताइए, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है। न्यूटन के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, जो फोर्स पहले स्फीयर पे लगेगा ड्यू टू विच, वो इक्वल होगा किसके, जो फोर्स दूसरे वाले पे लगेगा ड्यू टू 1। मतलब जो पहला स्फीयर जितना फोर्स अप्लाई करेगा दूसरे पे, उतना ही तो दूसरा स्फीयर अप्लाई करेगा पहले पे। यस और नो। तो ये आपका कितना हो जाएगा F12 कितना आपको क्या बनता 0.2 न्यूटन। तो यही आपका किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स ऑन सेकेंड स्फीयर ड्यू टू 1। तो ये भी कितना हो जाएगा 0.2 न्यूटन। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 0.2 न्यूटन। अंडरस्टैंड। अब अगर इनके बीच में पूछता है कि आपका नेचर कैसा है फोर्स का, तो आप क्या बताएंगे, अट्रैक्टिव। इनके बीच में जो फोर्स का नेचर है वो कैसा है, अट्रैक्टिव। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर।
आई होप क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 2 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल मेटल स्फीयर poses +60 coulomb and -20 coulomb charges. They are brought in contact and then separated by 10 centimeter. What is the force between them? कह रहा है कि दो चार्जेस हैं, एक पे दो स्फीयर हैं, सॉरी एक पे दो स्फीयर हैं, उन पे चार्जेस कितना है? एक पे चार्ज है आपका Q1 पे चार्ज कितना है? +60 कूलाम का, और दूसरे पे चार्ज कितना है? Q2 कितना है आपका? -20 कूलाम। ओके, और इनके बीच की जो सेपरेशन है, मतलब मान लीजिए एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तो पहले वाले चार्ज पे आपका 60 कूलाम का चार्ज है प्लस का, और दूसरे वाले पे आपका जो चार्ज है वो -20 कूलाम का है। ओके, और इनके बीच की जो डिस्टेंस वो आपकी 10 सेंटीमीटर है। मैंने आपसे पहले वाले भी क्वेश्चन में बताया था कि डिस्टेंस आपकी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर में गिवन है, तो सेंटीमीटर में गिवन है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे r इक्वल्स टू आपका कितना आ जाएगा? 0.1 मीटर। अंडरस्टैंड? रेडियस आपकी कितनी आ जाएगी? 0.1 मीटर। मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच की जो सेपरेशन है वो कितनी आ जाएगी? 0.1 मीटर। अब आपसे इनके बीच के फोर्स पूछ रहा है, तो आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए। F इक्वल्स टू कितना होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा F इक्वल्स टू आपका 9 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 आपका कितना है? 60। देखिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है चेंजेस, क्योंकि यहाँ कूलाम में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है ना? कूलम में, सॉरी, 60 इंटू 20, Q1 कितना? 60, और Q2 कितना है आपका? 20 अपॉन आर स्क्वायर आपका कितना है? 0.1 का होल स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो फोर्स आएगा निकल के वो आएगा 36 इंटू 10⁻13 न्यूटन। ये आपका फोर्स आ जाएगा। अगर आपसे इनसे पूछता है कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ फोर्स, तो देखिए नेचर हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पे एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है। आपको पता है कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहाँ पे जिनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा? अट्रैक्टिव होगा। अगर नेचर पूछता है तो नेचर ऑफ, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नेचर ऑफ फोर्स का जो नेचर होगा वो कैसा होगा आपका? अट्रैक्टिव। ओके, साइन जो हमारा जो चार्जेस होंगे ना उनके साइन से देखेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस का 60 है, यहाँ पे माइनस का 60 है, तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर। और बट यहाँ पे अगर सेम होते, पॉजिटिव यहाँ पे भी होता है पॉजिटिव, तो मतलब पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। अंडरस्टैंड? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वाई डू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, वो क्लोज लूप क्यों नहीं बनाती हैं? ये हमारे बोर्ड में पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये PYQs है। ओके, तो इसका आंसर जो होता है वो होता है बिकॉज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो इनसाइड द चार्ज बॉडी, जो भी हमारी एक मान लो चार्ज बॉडी है, मान लो कोई एक चार्ज बॉडी है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती है ना वो क्या होती हैं? एग्जिट नहीं करती हैं। मतलब जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होंगी वो इसके बाहर ही होंगी, इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिट नहीं करती हैं। ओके, इसी की वजह से जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो क्या होती हैं? क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। तो यही पे मैंने यहाँ पे यही बात लिखी हुई है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन्स डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप बिकॉज नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिट इनसाइड द चार्ज बॉडी। यही कहने का मतलब है कि चार्ज बॉडी जो होती है उसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एग्जिट नहीं करती हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ये भी हमारा PYQs है जो बोर्ड के पेपर में पहले पूछा जा चुका है। ड्रॉ अ पैटर्न ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू, किसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का पैटर्न ड्रॉ करना है? पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज की वजह से, सेकंड है नेगेटिव चार्ज, और थर्ड है इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। मतलब मान लीजिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है या इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है तो ये ऐसे होंगी कुछ आउटवर्ड। ओके, ऐसे होती हैं बाहर की तरफ। यही अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ, अगर चार्ज के लिए बनाना है तो नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएंगी? इनवर्ड, अंदर की तरफ। ओके, ये अंदर आ जाएंगी। और ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है। ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपका जो स्कूल में प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, बोर्ड्स में तो पूछा ही गया है। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, और ये नेगेटिव चार्ज की वजह से। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। तो ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। और पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स नेगेटिव की तरफ जाती हैं। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। आप ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। अंडरस्टैंड? ये हमारे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं। कुछ इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कर देंगे। अंडरस्टैंड? यहाँ पे आपने देखा था कि पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड है, तो यहाँ से भी पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड ही रहेंगी। ओके, और यहाँ नेगेटिव की वजह से इनवर्ड।
अंडरस्टैंड, पॉजिटिव की वजह से इनवर्ड। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ये भी हमारा बोर्ड का PYQs ही है। ओके, यहाँ पे बोल रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कि हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट डिफाइन करना है कि डाइपोल मूवमेंट क्या होता है। देखिए डाइपोल मूवमेंट, यहाँ पे मान लीजिए एक माइनस का चार्ज क्यू है और यहाँ पे प्लस का चार्ज क्यू है। इन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है मान लीजिए 2L है। सेपरेशन कितनी है? 2L। तो जो डाइपोल मूवमेंट होता है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। ओके, एंड आइदर इट्स लेंथ। तो इसकी यही बात को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल is equal to the product of magnitude of charges and either its length। मतलब उनके चार्जेस के मैग्नीट्यूड और उनके लेंथ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। कौन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अंडरस्टैंड, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P मॉड इक्वल्स टू Q इंटू 2L। मतलब चार्ज के मैग्नीट्यूड इंटू 2L, मतलब उसके लेंथ और चार्ज के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट होता है। ओके, और ये कौन सी क्वांटिटी होती है? यहाँ पे पूछा गया कि इट इज़ अ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है। फिर हमसे बोला, क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट हम लोग बता देते हैं कि अगर इनकेस पूछ लेता है आपसे कि SI यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की SI यूनिट क्या होती है, तो आपकी SI यूनिट होती है कूलम पर मीटर। ओके, SI यूनिट क्या होती है हमारी? कूलम पर मीटर। अंडरस्टैंड, आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, एक आपको मेटेलिक स्फीयर गिवन है, उस मेटेलिक स्फीयर में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो आपसे पूछा है कि कौन सा पाथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉलो करेगी। आपको बताना कि A वाली, B वाली, C वाली या फिर D वाली। तो यहाँ पे देखिए मैंने आपसे बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में भी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना मेटेलिक स्फीयर के अंदर, वो क्या होती हैं? 0 होती हैं। इसी की वजह से देखिए मेटेलिक फील्ड लाइन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 होती हैं और परपेंडिकुलर होती हैं किसी भी कंडक्टर के सरफेस के अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले वाली तो बिल्कुल नहीं हो सकती क्योंकि बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। सेकंड वाली इनसाइड है तो इनसाइड वाला भी नहीं होगा। बी और सी इसलिए नहीं होगा क्योंकि दोनों क्या है? इनसाइड है। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डी वाला इसलिए होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो इनसाइड द मेटेलिक स्फीयर 0 होती हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं सरफेस के। तो यहाँ पे देखिए ये वाली चीज़ क्या है? परपेंडिकुलर है टू द सरफेस। मतलब ये शो हो रहा है डायग्राम के थ्रू, या बताया जा रहा है कि जो डी वाली है ना ये आपका ऑप्शन होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मेटेलिक स्फीयर, आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसी होती है हमारी? विल बी 0। ओके, 0 होती हैं। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर होती हैं किसके? टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब हमारे सरफेस जो होता है कंडक्टर का सरफेस ऑफ द कंडक्टर, मतलब हमारे कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मेटेलिक स्फीयर इज 0 एंड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अंडरस्टैंड, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। टोटल क्वेश्चन 7 हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बोल रहा है कि जब एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तब उस पर टॉर्क कितना लगता है। ये क्लास 12th का आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा और ये भी हमारा क्या है? PYQ। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन करेंगे। ये 3 नंबर का आपका बोर्ड में पूछ लिया जाता है, बोर्ड्स में भी और प्री बोर्ड्स में भी स्कूल में। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल भी ड्रॉ करेंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पे मान लीजिए माइनस का चार्ज है, ये प्लस का चार्ज है। ओके, इन दोनों के बीच की सेपरेशन मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं 2 है, 2a है। ओके,
और यहाँ से इस लाइन को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ओके, फिर हम लोग बात करते हैं कि अगर इस पर हम लोग बात करें फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, तो फोर्स इस पर कितना हो जाएगा, F इक्वल्स टू क्यू ई। फोर्स कितना होता है, F इक्वल्स टू क्यू ई, लेकिन ये नेगेटिव है तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। और पॉजिटिव वाले पे फोर्स कितना होगा, F इक्वल्स टू क्यू ई, वो भी किसका, प्लस का। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो हमारा टॉर्क होता है, टॉर्क हमारा कितना होता है, फोर्स, जो हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये जो हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने इसीलिए ड्रॉ की है कि जो टॉर्क होता है ना, वो क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ पे हम लोग इसको नेमिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं ये A है, ये B है और ये C। हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, CB। ओके, तो यहाँ पे एक बात बताइए, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल में बात करूँ ABC, इन ट्रायंगल ABC, ये जो हमारा ट्रायंगल है ना ABC, तो अगर मैं साइन थीटा की बात करूँ तो साइन थीटा आपको पता ही क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यस और नो, क्लास 10 से ही बता दिया जाता है हम लोगों को। तो साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है हमारा, सॉरी एंगल के सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस। तो पहले हम लोग अगर परपेंडिकुलर देखेंगे, परपेंडिकुलर क्या है हमारा, CB। तो परपेंडिकुलर हो गया हमारा CB अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई थी, एंगल की सामने वाली साइड हमारी क्या होती है, हाइपोटेनियस। ओके, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 2A। यहाँ से अगर मैं CB की वैल्यू फाइंड करूँ तो ये हो जाएगा CB इक्वल्स टू 2A, यहाँ डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2A साइन थीटा। तो यहाँ पे आपके CB की वैल्यू कितनी आ गई, 2A साइन थीटा। अब यहाँ पे टॉर्क की बात अगर मैं करूँ तो टॉर्क बराबर फोर्स, हमारा फोर्स, यहाँ पे मैंने फोर्स की वैल्यू फाइंड की है ना, तो F इक्वल्स टू कितना है, QE। तो यहाँ पे लिख देंगे QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ पे CB फाइंड कर ली, यही तो है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है हमारी, 2A साइन थीटा। CB यहाँ पे है ना, CB की प्लेस पे क्या रख देंगे, 2A साइन थीटा। अंडरस्टैंड। अब एक बात बताइए, अगर मैं इसको थोड़ा रीअरेंज कर लूँ तो इस Q और 2A, तो Q इंटू 2A E साइन थीटा, इसको मैंने थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया, मल्टीप्लाई में ही तो है ना। तो एक बात बताइए, इस Q इंटू 2A को मैं क्या लिख सकता हूँ, आपको पीछे आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा होगा, तो हमारा डाइपोल क्या होता है, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A। इलेक्ट्रिक डाइपोल यही तो पढ़ाया था अभी मैंने, इससे पहले डेफिनेशन भी आपको लिखवाई थी। तो P इक्वल्स टू क्या होता है, Q इंटू 2A। चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच के सेपरेशन के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई, जो उनका प्रोडक्ट होता है वही क्या होता है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो टॉर्क बराबर P इंटू, ये हमारा क्या हो जाएगा, E साइन थीटा, सॉरी यहाँ पे डॉट आएगा, डॉट Q और 2A को मैंने मल्टीप्लाई कर लिया ना, तो इस पूरी प्लेस पे मैंने क्या लिखा, P, और ये यहाँ पे डॉट E साइन थीटा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका P, इस डॉट का मतलब ये मल्टीप्लाई ही है। ओके, तो यहाँ पे देखिए P E साइन थीटा है, तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो टॉर्क इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, क्योंकि आपको पता ही है कि A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अगर आपको लिखना हो तो इसकी वैल्यू जो होती है हमारी होती है A B साइन थीटा। अंडरस्टैंड। अगर मुझे A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर की वैल्यू निकालनी है तो वो किसके बराबर होती है, AB साइन थीटा। इसलिए यहाँ पे क्या है आपका टॉर्क बराबर P E साइन थीटा, हमारा इस फॉर्म में गिवन है, तो उनको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। तो यही हमारी इक्वेशन हो गई। यही एक्सप्रेशन हमें प्रूव करने की बोली थी कि अगर कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर कितना जो है ना टॉर्क लगेगा, तो ये हमारा टॉर्क आ गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच इट अटेन्स अ स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखिए इसमें दो केसेस बनते हैं हमारे, एक तो बनता है स्टेबल इक्विलिब्रियम का और दूसरा बनता है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आपके दो केसेस बनते हैं, उन दोनों में आपको बताना होता है कि स्टेबल कब होगा और अनस्टेबल कब होगा। तो यहीं पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखिए स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होगा जब P और E के बीच का, मतलब आपका जो डाइपोल है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है। एंगल कितना होना चाहिए स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम तभी होगा जब हमारा एंगल जो होगा ना, एंगल बिटवीन P एंड E, एंगल P और E के बीच में कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। ओके, एंड जो हमारा डाइपोल है, सॉरी ये डाइपोल है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल होना चाहिए। अगर ये पैरेलल में रखा हुआ है तब क्या हो जाएगा, हमारा जो ये सिस्टम हो जाएगा वो किस में हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पैरेलल टू
इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है तो मतलब ये सिस्टम क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इनके बीच का जो एंगल होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री होना चाहिए। उसी तरह अनस्टेबल कब होगा, जब एंगल बिटवीन पी और ई के बीच का जो एंगल होगा, एंगल बिटवीन पी एंड ई, पी और ई के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। इन दोनों के बीच में एंगल कितना होना चाहिए, इन दोनों के बीच में, देखिए जब पी और ई के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा तब आपका क्या होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और पी और ई के बीच का अगर एंगल 180 डिग्री होगा तो हमारा क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है ना वो पैरेलल होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा एंटी पैरेलल होना चाहिए। अंडरस्टैंड, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।